हेलो स्टूडेंट्स, तो 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है। तो ये रिलेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए कि Q चार्ज हो और Q चार्ज से R डिस्टेंस पर जाकर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो आप निकाल चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो वो आती थी P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। और अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे ऐसे ही P पॉइंट पर जाकर R डिस्टेंस पर, तो ये होता था V इज इक्वल टू KQ बाई R। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये निकाल लिया हमने। अब हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट केस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लेते हैं पहले। तो सपोज कीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज है Q। तो आपको पता है इस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो फोर्स होगी वो होगी F इज इक्वल टू QE। ठीक है, जिसके कारण ये सपोज करो ये जो है यहां से लेकर यहां तक मूव करेगा। एक छोटी सी डिस्टेंस को हम dx मान लेते हैं, dx या dr। तो अगर हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल निकालना हो तो हम लिखेंगे पोटेंशियल V2 माइनस V1। अरे 1 से 2 निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्या होता है? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स अपॉन Q। ठीक है, ये पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अच्छा, वर्क डन निकालना है हमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब यहाँ देखिए एक चीज ध्यान से कि इस Q पर जो फोर्स लगी है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सिंपल सी है, चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो वर्क डन होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन है, क्योंकि Q को छोड़ दो, E की डायरेक्शन में अपने आप ही मूव करेगा। अब हमें एक्सटर्नल वर्क करना है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और बिल्कुल लगभग सेम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम, ताकि ये मूव कर सके। तो और हम वर्क कौन सा लेते हैं? हम ये वाला वर्क लेते हैं। तो हम लिखेंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस समझ में आ गया, क्योंकि हमें ये वाला वर्क लेना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आ गई अपॉन Q। F की वैल्यू यहां से रख लीजिए, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस F की वैल्यू रख लीजिए QE एन dx बाय Q से Q कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस EE dx। और इस V2 माइनस V1 को आप लिख सकते हो डेल्टा V। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E dx। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये रिलेशन होता है। और ये जो निकाला है हमने यूनिफॉर्म का निकाला है, यूनिफॉर्म का। वेरिएबल के लिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E dx। तो E आपको पता ही है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इस रिलेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। सपोज कीजिए ये दो प्लेट हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है यूनिफॉर्म, और इनका जो सेपरेशन है वो मान लीजिए आप 1 मीटर है, और इस पर मान लीजिए जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। आपको बताना है इस पर पोटेंशियल क्या होगा इफ ई की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म है। तो हमें V फाइंड करना है सेकंड प्लेट पर। फाइंड V इज इक्वल टू क्या, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमें पहले क्या निकालना है, देखिए डेल्टा भी समझ रहे हो, डेल्टा भी निकालना है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू दैट इज 5 इंटू डी एक्स क्या है 1। तो डेल्टा V इज इक्वल टू -5, सिंपल सा समझ में आ गया। अच्छा, डेल्टा V क्या है, दिस माइनस दिस, यानी अगर हम इस पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर जाएगा तो डिक्रीज इधर यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का फील्ड निकालना था। तो उसे हम लिखेंगे V माइनस 10V इज इक्वल टू -5। सो V इज इक्वल टू -5 प्लस 10, सो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया वही आपको। अच्छा, और देखते हैं इसमें क्वेश्चन आपका। सपोज करो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यहाँ पर एक स्क्वायर रख लेते हैं, यहाँ रख लीजिए A, यहाँ रख लीजिए B, यहाँ रख लीजिए C और यहाँ रख लीजिए D। ठीक है, इसकी साइड मान लेते हैं हम 1 मीटर है, और E की वैल्यू मान लीजिए आप 10 न्यूटन पर कूलम, जो कि कांस्टेंट है। आपसे पूछा V माइनस BA निकालिए, BA माइनस VD निकाल लीजिए, VD माइनस BC और VC माइनस BB। ठीक है, तो बहुत सारी फाइंड कर सकते हैं, BA माइनस BC भी फाइंड कर सकते हैं हम। और BD फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल है, सबका कंसेप्ट एक ही है। तो कैसे निकालना है, BA BB माइनस BA, यानी यहाँ से हमें यहाँ जाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, VB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस E इंटू DX। सो BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू रख लीजिए 10 और इसकी लिख लीजिए 1। सो BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हायर कौन है, हायर A होगा, B लोअर होगा। क्यों होगा, बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो B आगे पॉइंट है A पहले, तो ये हायर है, ये लोअर है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे, दैट इज माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, एंगल इनके बीच में 0 था, cos 0,
यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सेकंड केस के लिए, ठीक है। सेकंड केस ले लीजिए, बी ए माइनस बी डी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे माइनस ई डी एक्स कॉस 90। देखिए ई और इसमें एंगल आपका 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बी ए माइनस बी डी इज इक्वल टू तो 0 हो गया डायरेक्टली। डी माइनस सी भी निकाल सकते हैं आप, बी डी माइनस बी सी, सर बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू ले लीजिए 10 इंटू 1, तो वी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। अब आप इसमें से देख लीजिए कि हायर कौन सा है, हायर ये है, लोअर ये है, तो ये सही है। सी बी के फिर केस वही आ जाएगा तो वापस लौट कर, बी सी माइनस बी डी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स कॉस 90, अरे समझ कॉस 90, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं a माइनस सी, तो a माइनस सी निकालेंगे तो आपको देखो ऐसे निकालना पड़ेगा, और इसमें जो एंगल होगा वो 45 होगा कॉस में, ठीक है। और a और c में पता है आपको, a हायर है c लोअर है, तो हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो हायर माइनस लोअर ऐसे ही साइन रहने देना है, तो आपका लिख देंगे इसे बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू ई की वैल्यू 10 1, अब 1 नहीं है ये, अब इसको भी निकाल लीजिए डिस्टेंस, दैट इज ये 1 तो ये √2 हो गई। और cos 45 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, cos 45 की वैल्यू 1/√2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे, और रिलेशंस बताई दिया, आपको रिलेशन याद रखना है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, तो डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले लें, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम निकालें तो देखिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे डी आर लेने पड़ेंगे। आप अगर छोटा सा डी आर लोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा डी आर लिया है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और इसमें भी 1 से 2 के बीच में जाएं तो आप लिखोगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है, क्योंकि ये छोटे से डी आर के लिए ई जो ई है वो कांस्टेंट लेंगे। अच्छा ये डी आर, ये डी आर, ये डी आर, ये डी आर, तो बहुत सारे डी आर हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस B1 और इज इक्वल टू माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। अब जहां तक आपकी डी आर की वैल्यू हो वहां लिख दीजिए, सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, तो आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर R1 से लेकर R2 तक, या R2 से लेकर R1 तक, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जस्ट डायरेक्शन से आप फाइंड करना चाहते हैं तो, और इसको लिख देंगे डेल्टा B माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर R1 से R2 या R2 से R1, दैट इज द पोटेंशियल फॉर वेरिएबल फील्ड, ठीक है। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पोटेंशियल हमें लिखना है, और कांस्टेंट है तो ये वाला लिखना है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, देखिए तो ये आ गया आपका फॉर्मूला कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर R1 टू R2, दैट इज वेरिएबल फील्ड्स के लिए। अब अगर हम एक प्लेन बना लेते हैं तो प्लेन में आपको पता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट में आपको समझ रहे हो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करें और डिस्टेंस को डिवाइड करें तो हम ई को क्या लिखेंगे,
ई को आप लिखोगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और इसी प्रकार से आप आर को भी लिखेंगे और डी आर को भी लिख लीजिए। तो डी आर एक्स आई कैप डी आर वाई जे कैप प्लस डी आर जेड के कैप। तो हमें ई डॉट डी आर करना है यहाँ पर, तो हम करेंगे ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो देखिए ये लिखेंगे आप ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप एंड डी आर एक्स आई प्लस डी आर वाई जेड प्लस डी आर जेड के। ठीक है, वो आर को आप एक्स वाई जेड एक्सिस में ही कर लेंगे। तो अगर हम अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, ई एक्स, तो अब हम एक पता है कि अगर हम एक्स एक्सिस में जाते हैं इन एक्स प्लेन, एक्स प्लेन में जाओगे तो वाई और जेड आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, अलग हो जाएंगे, तो वाई जेड वाले एक्सिस जीरो हो जाएंगे। ठीक है, वाई प्लेन और जेड प्लेन दोनों जीरो हो जाएंगे। और जो डेल्टा वी, अब हम लिखेंगे खाली कि डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप इंटू डी एक्स आर कैप। तो अगर हम ई एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो वो आ जाएगी डेल्टा वी एक्स अपॉन डी एक्स आर कैप। ठीक है, और इसी तरह से सेम अगर आप y की निकालना चाहते हो तो y की फाइंड करते हो, तो आपको पता है कि कौन से होंगे, x और z जीरो हो जाएंगे। ठीक है, y प्लेन जाएंगे तो x और z जीरो हो जाएंगे, तो वहां निकाल देंगे आप ई वाई इज इक्वल टू वी वाई बाय डी वाई जे। और इसी टाइप से आप ई जेड भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वी जेड बाय डी जेड के कैप। ठीक है, इसको डी लिख लीजिए चाहे डेल्टा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोऑर्डिनेट में बांटेंगे तो कोऑर्डिनेट में इस तरह से बांट सकते हैं। और ये सिंपल सा समझना है आपको कि अगर आप एक्स एक्सिस लेंगे तो वाई और जेड प्लेन जीरो हो जाएंगे, वाई लेंगे तो जेड और एक्स प्लेन जीरो हो जाएंगे, और जेड लेंगे तो आपके वाई और एक्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आगे निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो गया आपका। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ड्यू टू ए स्फीयर सेल की वजह से निकालते हैं। ये देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी। ठीक है, अब पोटेंशियल भी फाइंड करके देखते हैं हम। डायपोल की वजह से भी फाइंड कर लिया हमने, अब स्फीयर की वजह से फाइंड करके देखते हैं। तो स्फीयर की वजह से फाइंड करते हैं, तो स्फीयर की जो कहानी आएगी वो हमें फिर पता है, स्फीयर की वही कहानी लिखनी है हमें कि स्फीयर जो होते हैं हॉलो हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। अब हॉलो में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग केस हो सकते हैं। और यही सेम कहानी आपकी सॉलिड में भी होगी, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो हमें अब देखना है कि इसमें देखो, एक तो हॉलो का चार्ज सरफेस पर होता है, तो हॉलो हो वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सॉलिड का भी कंडक्टिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो कहाँ पर रहता है, वो सरफेस पर ही रहता है पूरा। तो इसका मतलब है ये जो तीन केस है वो एक ही बनेंगे और केवल ये एक केस अलग बनेगा। तो इन तीन केसों के लिए हम निकाल लेते हैं। तो आप इसको कैसे भी लिख लीजिए, हॉलो। अब हॉलो में चाहे वो सॉलिड हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, और ये वाला सॉलिड के लिए केवल होना चाहिए कंडक्टिंग, और हॉलो में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं पोटेंशियल। तो देखिए स्फीयर ले लेते हैं,
जिसकी रेडियस आप r मान लीजिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें भी दो केस बनेंगे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो पहले आउटसाइड ले लेते हैं। आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए क्या करना है कि हमें सपोज करो इस r डिस्टेंस पर जाकर P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसमें जो केस बना वो बना r इज ग्रेटर देन r, ठीक है। तो P पॉइंट पर हम पोटेंशियल, तो हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, याद होगा स्फीयर में जो निकाला था वो यूज करना पड़ेगा। वो आया था आपका, याद करो, KQ/r², ठीक है। तो इसी का यूज करके हम बनाएंगे। तो डेल्टा V या V2 - V1 या लिख लीजिए इसको यहाँ से। अब आपको देखो कैसे करना है। डेल्टा V मत लिखिए आप, बेशक आप चले जाइए इन्फिनिटी टू P या P से इन्फिनिटी जाना है हमें। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो पोटेंशियल जो इन्फिनिटी होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो। पोटेंशियल इन्फिनिटी जीरो होता है तो हमें किस पॉइंट का मिल जाएगा, P पॉइंट का मिल जाएगा। तो हम P पॉइंट का लिख लेंगे, तो हम लिख सकते हैं VP - V इन्फिनिटी, ठीक है, बात वही हुई है। और इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ से, KQ/r² एंड देन dr, ठीक है। यही केस है, एंगल और cos 0 उसकी कोई नीड भी नहीं है हमें। तो VP - V इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस KQ/r² dr, और लिमिट क्या है हमारी, इन्फिनिटी से लेकर r तक, क्लियर। तो VP इन्फिनिटी का जीरो होता ही है, KQ को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन dr/r², कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r, ठीक है, माइनस का 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो VP इज इक्वल टू KQ 1/r माइनस 1/∞। तो दैट इज जो पोटेंशियल होगा आपका P पॉइंट पर वो होगा KQ/r, ठीक है। दिस इज द आउटसाइड केस। पहले r रेडियस का था तो P पॉइंट पर जाना था, हमें r लेना था, तो r इज ग्रेटर देन r। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, r पॉइंट पर स्फीयर से बाहर क्या होता था, KQ/r²। रिलेशन पता ही है हमें, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E dr। तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करके इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड का केस लेते हैं। इसके इनसाइड के केस में क्या होता है, ठीक है। इनसाइड का केस ले लीजिए, वही स्फीयर जिसकी रेडियस r, चार्ज पॉजिटिव पूरे सरफेस पर फैला हुआ है, ठीक है। सरफेस चार्ज ऐसे करके क्या करना था हमें, अब यहाँ निकालना है इस पॉइंट पर जो कि यहाँ से आ रहा है, और P पॉइंट इस पर निकालना था फिर। तो अब हम फिर याद करें कि जो E निकाला था आपने इनसाइड, E इनसाइड तो जीरो आता था भाई, स्फीयर में E इनसाइड निकाला था जीरो आता था, क्योंकि चार्ज सरफेस पर फैला हुआ, अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, तो E क्या आता था, जीरो। अब हम यहाँ की बात करते हैं। अगर हम यहाँ से पूछे कि स्फीयर पर पोटेंशियल क्या होगा, तब स्फीयर का पोटेंशियल तो निकाल सकते हो स्फीयर पर, इस पॉइंट पर। तो इस पर जो वो है KQ/r, देखो KQ/r। और इससे बाहर क्या आया था, इससे बाहर आया था KQ/r स्मॉल r। तो हमें एक पता चल रहा है कि सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो KQ/r है, और इनसाइड में पोटेंशियल जीरो आ रहा है, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल एक साथ तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो सिंपल है भाई। ये जो टर्म्स है एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सरफेस से थोड़ा सा अंदर, बिल्कुल जस्ट इसके पास में ही पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट को हम सरफेस का ही पॉइंट मानेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर BP - BS। अरे सरफेस का नहीं है, सरफेस से जस्ट थोड़ा सा अंदर पॉइंट है, तो जस्ट अंदर पे क्या सेम पोटेंशियल यही होगा, हाँ बिल्कुल यही होगा, इतने में कहाँ चेंज होगा। तो BP - BS इज इक्वल टू माइनस E dr, लेकिन यहाँ पर E जो है वो जीरो है,
तो ये तो जीरो हो गया, तो आप लिखोगे Vp इज इक्वल टू Bs, यानी P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही है जो B सरफेस पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल आया वो आया KQ बाय R, ठीक है, कैपिटल R आ रहा है क्योंकि रेडियस इसकी सरफेस पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है, ठीक है, KQ बाई R, यहाँ KQ बाई R, यहाँ KQ बाई, यहाँ KQ बाई, इसका मतलब यहाँ तक तो कांस्टेंट चल रहा है। और उसके बाद जो बाहर आया था पोटेंशियल वो आया था आपका B आउटसाइड, जो लिया था आउटसाइड, वो था KQ बाय R, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल इनसाइड में भी जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियल कांस्टेंट है और यहाँ से आकर डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो अगर हम इसका ग्राफ शो करें तो उसका ग्राफ शो कर सकते हैं। यहाँ से ये स्पेयर ले लीजिए, ये इसका सेंटर ले लीजिए, ठीक है, ये इसका यहाँ सरफेस ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कांस्टेंट चल रहा है, कितना मिलेगा KQ बाई R, और उसके बाद दैट इज इनवर्सली हो जाएगा, सो V इनवर्सली 1 बाई R, डिक्रीज होना शुरू कर देगा। यहाँ से आगे डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो ये था हमारा स्फीयर का केस, जो कि था होलो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। ये केस था, एक केस हमें लेना पड़ेगा सॉलिड और तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग का, तो उस केस को लेते हैं हम। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग ले लेते हैं सॉलिड, और कैसा है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब समझ गए कि आप जो चार्ज है वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। सपोज करो R इसकी रेडियस है और पहला केस आउटसाइड ही लेते हैं हम। तो आउटसाइड में क्या करना है, एक R पर जाकर P पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर आपको पता हो तो जब E निकाला था आपने तो वो आया होगा KQ बाय R स्क्वायर, तो यहाँ पर भी निकालते हैं। और वही केस Bp माइनस B इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी को जीरो मान लेंगे, दैट इज माइनस E इंटू dr, सो Bp माइनस B इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस KQ बाई R स्क्वायर dr, एंड इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ से, इंफिनिटी का जीरो होता है, सो Bp इज इक्वल टू माइनस KQ बाय माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट वही रख लीजिए R1 से इंफिनिटी से लेकर R तक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो सेम KQ बाय R। तो ये इतना ही आया जितना पहले आ रहा था, ठीक है। क्लियर है ये भी। अच्छा, अब करते हैं सरफेस की बात। तो सरफेस पर मैंने बताया सरफेस पर निकालना पड़ेगा, सरफेस पर होता है KQ बाय R, ठीक है। सरफेस का आप निकाल लीजिए KQ बाय R। अब करते हैं बात इनसाइड की। तो इनसाइड को देखिए ध्यान से, इनसाइड में, और ये जो केस था वो था R इज ग्रेटर देन R, और अब करेंगे हम R इज लेस देन R। तो डायग्राम बना लीजिए दोबारा। ये R ले लीजिए, यहाँ स्मॉल r ले लीजिए, और सपोज करो हमें P पॉइंट पर निकालना है, तो हमें फिर वही करना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस के पास जस्ट जाएंगे तो हम लिखेंगे Vp माइनस BS। यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, माइनस EdR की नीड पड़ेगी हमें, इंटीग्रेशन करना ही है हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो अब आपको क्या पता है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगी क्या थी यहाँ पर, KQ R बाई RQ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता तो आपको पहला लेक्चर देखकर आना पड़ेगा स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो ये आती थी KQ R बाई RQ। तो यहाँ पर हम S की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए Vp
तो Bp माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू रख लीजिए के क्यू आर बाय आर क्यू डी आर, और कर दीजिए इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करना है देखिए, कैपिटल आर से आर तक जाना है, कैपिटल आर से आर तक जाना है आपको। ठीक है, रख लीजिए इसको। तो Bp माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यूब को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन करना है हमें आर डी आर का, जो कहाँ से कहाँ तक करना है, आर से लेकर आर तक। तो आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो Bp माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब और आर स्क्वायर बाय 2 एंड आर से लेकर आर तक। ठीक है, इसको यहां से रफ कर देते हैं। ये पहला आउटसाइड वाला केस कर लिया होगा आपने, आउटसाइड वाले केस को रफ कर देते हैं। ठीक है, ये केस था आपका r इज लेस देन r, r बड़ा था, और e आपका के क्यू आर बाय आर क्यू। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया Bp माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यू, और लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट हो गई आपकी r से लेकर r। ठीक है, तो ये हो गया r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो Bp इज इक्वल टू बी एस को भी इधर ले जाइए, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। क्लियर हो गया वो? ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने आगे। अच्छा, बी एस का पता ही आपको, बी एस कितना था, बी एस होता है यहाँ पर के क्यू बाय आर। ठीक है, तो Bp इज इक्वल टू के क्यू बाय आर सरफेस की, एंड इसको लिख लीजिए माइनस के क्यू आर स्क्वायर 2r क्यूब एंड प्लस आर क्यूब से आर स्क्वायर पावर कट जाएगी, तो ये बचेगा के क्यू बाय 2r। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, के क्यू बाय आर और के क्यू बाय 2r, तो ये हो जाएगा 2r एलसीएम और 2 प्लस 3 यानी 3 के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। क्लियर है? यहां से हम कॉमन ले लेते हैं के क्यू बाय आर, 3/2 हो गया ना, सही। के क्यू बाय आर को कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, ये पोटेंशियल होता है। आप इसको यहां सोल्व कर दीजिए, यहां तक सोल्व करना था आपको। तो पोटेंशियल एट P नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के क्यू बाई आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अच्छा, अब सोचिए कि r को अगर हम 0 कर दें, यानी हम इस r को सेंटर पर मान लें, r को सेंटर पर मान लें, तो 0 कर दें, तो ये पार्ट 0 हो गया हमारा। तो इसका मतलब जो आपका सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो होगा 3/2 के क्यू आर। समझ में आ रहा है ना? इस r को हम क्या करते हैं, 0 कर दें, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो सेंटर की बात करें, बी एट सेंटर, तो हो जाएगा 3/2 के क्यू आर, यानी P का 3/2 हो जाएगा। या इसका मतलब है सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होता है, आगे आगे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा और फिर उसके आउटसाइड में R इनवर्सली से डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लें, ठीक है, तो सेंटर से आपको पता है सेंटर से डिक्रीज होता हुआ आएगा सरफेस तक, और उसके बाद R इनवर्सली हो जाएगा। तो इस तरह का इसका ग्राफ आएगा B वर्सेस R। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर। आपको दोनों टाइप के स्फीयर करा दिए हमने, होलो और सॉलिड, और होलो में भी दोनों केस करा दिए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है,
तो पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। और इसके बाद भी अभी जैसे बचा हुआ है इसमें प्लेन शीट के कारण भी हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं और एक चार्ज रॉड के कारण भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सेल हैं वो पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसे, क्योंकि वो भी एक लेंथी कंसेप्ट है। और हमारा जो मोटो है वो सिंपल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश करें ताकि आपकी फिजिक्स आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ रूट ऑफ फिजिक्स।